हेलो फ्रेंड्स। साल 2019 से लेकर 2022 तक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब क्या प्रॉब्लम है कि कई लीगल एडवाइजर ये एडवाइस करते हैं, पुराने लॉ के हिसाब से जो है आपको पूरी तरह एडवाइस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो केस है वो तो लंबा चलेगा ही, और जो जो आप रेमेडी लोगे वो क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से नहीं होंगी, तो वहां पे आपको जो है प्रॉब्लम आएगी और आप जो है केस हार भी सकते हो। तो यहाँ पे जो है करेक्ट लॉ अभी क्या है वो जानना जरूरी है, और कौन सी एडवाइसेस जो है नहीं फॉलो करनी अब से, वो चीज भी जानना बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप अपना डोमेस्टिक वायलेंस केस पहला जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हो और दूसरी चीज अपने फेवर में चाहते हो। शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका, आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 2019 से लेकर 2022 के बीच में जो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में नई जजमेंट्स आई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें जो है बहुत सारी चेंजेस हुए हैं लॉ के अंदर, वो आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखेगा तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, और क्या क्या चीजें अब जो पहले चलती थी अब नहीं चलती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में। तो ये वीडियो में पूरा हम जानेंगे, पूरा का पूरा हम जो है एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या चीजें जो है चेंज हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो नई जजमेंट्स आई हैं उनका ओवरव्यू क्या है। एक तो लिमिटेशन पे जजमेंट आई है नई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, दूसरा डीआईआर पे आई है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप पे आई है, शेयर्ड हाउस होल्ड पे आई है। ये 3 या 4 पॉइंट्स पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरा लॉ जो है क्लैरिफाई कर दिया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, जो कि आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है जानने के लिए कि पहले क्या एडवाइस देते थे लीगल एडवाइजर्स, और अब जो है एडवाइस कैसे वो चेंज हो जाएगी। पहले जो है एक एस वनीता की जजमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है पेरेंट्स जो है वो गए थे सीनियर सिटीजन एक्ट में कि डॉटर इन लॉ को इविक्ट करना है, घर से बाहर निकालना है। इसलिए जो है सीनियर सिटीजन एक्ट वो उन्होंने अप्रोच किया था, मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट का लॉ जो है उसके अंडर। और जो ट्रिब्यूनल है उसने जो है पेरेंट्स के फेवर में डिसीजन दिया और कहा कि जो है डॉटर इन लॉ को जो है घर खाली करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो डॉटर इन लॉ अपील में गई हाई कोर्ट में, सिंगल जज बेंच ने भी फेवर में पेरेंट्स के फेवर में डिसीजन दिया, डबल जज बेंच ने भी अफर्म किया कि ट्रिब्यूनल ने सही किया है। फिर ये मामला पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। वहां डॉटर इन लॉ ने ये प्लीड किया कि जनाब मेरा जो है राइट है उस शेयर हाउस होल्ड में रहने का, मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट में मुझे एविक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि सेक्शन 17 मुझे एम्पावर करता है कि मैं जो है शेयर्ड हाउस होल्ड में रहूं, और ये जो एक्ट है उसने मेरा राइट डिफीट कर दिया है, इसलिए ये डिसीजन जो है ट्रिब्यूनल का इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है दोनों एक्ट्स को एनालाइज किया मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट में। उसमें ये एक तो हेल्ड किया कि सीनियर सिटीजन एक्ट में ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो एविक्ट कर सकता है, पर क्या डॉटर इन लॉ को एविक्ट कर सकता है उसको एग्जामिन किया, क्योंकि जो है डॉटर इन लॉ के जो राइट है वो एग्जिस्ट करता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। तो उसके पास एक रेमेडी खुली है कि वहां पे जो है वो अप्रोच करे, और शेयर्ड हाउस होल्ड का जो है उसमें जो है उसका राइट है रहने का। तो उस राइट को जो है ट्रिब्यूनल डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक्ट जो है अलग अलग लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। सीनियर सिटीजन एक्ट सीनियर सिटीजन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वाइफ या जो वुमेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोनों को जो है हारमोनियसली कंस्ट्रू करना पड़ेगा, एक एक्ट का प्रोविजन दूसरे एक्ट के प्रोविजन को डिफीट नहीं कर सकता। तो वहां पे जो है क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरप्रिटेशन भी करता है लॉ की, और वो जो है कंबाइन कर देता है कि दो लॉ अगर एक दूसरे से जो है भिड़ रहे हैं तो वहां पे जो है एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हम लीगल टर्म में यूज करते हैं कि दोनों जो है एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, एक एक्ट दूसरे एक्ट को डिफीट नहीं कर सकता। ये एक लॉ का प्रोविजन होता है।
तो यहाँ पे जो है कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि दोनों जो प्रोविजन है हार्मोनियस है, तो ट्रिब्यूनल के पास कोई पावर नहीं है कि वो डॉटर इन लॉ को जो है इविक्ट करे इस केस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फिर कोर्ट ने किया क्या? कोर्ट ने जो है सेट असाइड कर दी ट्रिब्यूनल की जजमेंट, कहा कि जी ट्रिब्यूनल के पास कोई पावर नहीं है डॉटर इन लॉ को इविक्ट करने के लिए, कोई पावर नहीं है ट्रिब्यूनल के पास। और दूसरी चीज ये है कि डॉटर इन लॉ के पास राइट है कि वो जो है अपना जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाए और पहले अपना डिक्लेयर करे कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड था भी या नहीं भी। अगर वो था शेयर्ड हाउस होल्ड तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग उसके बाद रेमेडीज हैं वो अवेल करे। 1 साल तक जो है उसने कहा कि कोई जो प्रोसीडिंग्स है वाइफ के अगेंस्ट नहीं इनिशिएट कर सकती जो भी पार्टीज हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि वाइफ का जो राइट है वो डिफीट नहीं कर सकता। अगर वाइफ का राइट एग्जिस्ट करता है तो वहां पे जो है इंपॉर्टेंट ये है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और जो सीनियर सिटीजन एक्ट है दोनों इकट्ठे चले। अब लीगल एडवाइस क्या दी जाती थी? ऐसे केसेस में लीगल एडवाइस ये दी जाती थी कि सीनियर सिटीजन एक्ट में आप जाइए और डॉटर इन लॉ को इविक्ट कर दीजिए। अब जो है इस जजमेंट के बावजूद बाद जो है ये होगा कि अब सीनियर सिटीजन एक्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो है ऑर्डिनरी जो है सिविल रेमेडी भी आप ले सकते हैं ऐसे केसेस में, बट आपको सीनियर सिटीजन एक्ट में जो है जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले वाइफ का जो राइट है वो डोमेस्टिक वायलेंस में जो है डिसाइड होगा, उसके बाद ही जो है आप डिसाइड कीजिए सीनियर सिटीजन एक्ट में जाना है या फिर आप सिविल केस भी फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो वाइफ है उसका को प्रेसिडेंस दिया है इस जजमेंट के द्वारा। तो अब आप मदर इन लॉ फादर इन लॉ ऐसे इविक्ट नहीं कर सकते डॉटर इन लॉ को। अब दूसरी जजमेंट की बात करते हैं, प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी की जजमेंट। ये 2022 की अभी रिसेंट जजमेंट आई है। अभी क्या होता था कि जैसे ही हम कंप्लेंट फाइल कर देते थे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वाइफ साइड, तो कोर्ट जो है डीआईआर मंगाता था। अब डीआईआर को हस्बैंड के लिए बहुत फायदा हो जाता था। मेरे केस में रिसेंटली हुआ था कि डीआईआर में जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर ने लिख दिया था कि जो वाइफ है वो बरेली या कहीं और रहती थी और केस उसने जानबूझ के दिल्ली में फाइल किया, तो हमें जो है फायदा हुआ उस डीआईआर का। तो यहाँ पे जो है डीआईआर जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है वो कभी कभी हस्बैंड के फेवर में आ जाती है क्योंकि उसमें कुछ स्टेटमेंट जो है हस्बैंड के फेवर में आ जाती है। तो अब जो है डीआईआर मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि डीआईआर का जो पर्पस है वो सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टली अगर कोर्ट जा रहे हैं तभी जो है उसका फायदा होता है। अदरवाइज डीआईआर का कोई फायदा नहीं है, कोई यूज नहीं है डीआईआर का। और कोर्ट ने ये कहा कि डीआईआर जो है मैंडेटरी नहीं है अगर कंप्लेनेंट डायरेक्टली कोर्ट अप्रोच कर रही है सेक्शन 12 में। एक और चौंका देने वाली फाइंडिंग जो है इसी जजमेंट में आई वो ये थी कि जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये थी, दूसरी फाइंडिंग जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि शेयर्ड हाउस होल्ड में क्या जो है सबको इम्प्लीकेट किया हुआ है, ब्रदर इन लॉ को भी इम्प्लीकेट किया हुआ है वाइफ ने, सिस्टर जो दूर रहती है उसको भी इम्प्लीकेट किया है। क्या ऐसा पॉसिबल है? कोर्ट ने कहा साथ रहना जरूरी नहीं है, अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप भी है तब भी वाइफ जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर उनको प्रोसिक्यूट कर सकती है। तो अब जो शेयर्ड हाउस होल्ड की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी बदल दी गई इस जजमेंट के द्वारा। अगर डाइवोर्स हो गया है तब भी क्या डीवी एक्ट की कंप्लेंट मेंटेनेबल है? कोर्ट ने कहा बिल्कुल मेंटेनेबल है। अगर कंप्लेंट तब हुई है जब वो उनका रिलेशनशिप होना जरूरी होता है, उसके बाद अगर वो रिलेशनशिप खत्म हो गया तब भी कंप्लेंट मेंटेनेबल है उस टाइम पीरियड के दौरान जब वो रिलेशनशिप था। मतलब डाइवोर्स के बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट मेंटेनेबल होगी। लीगल एडवाइस की बात कर लेता हूँ। प्रभा त्यागी की जो जजमेंट है उसमें लीगल एडवाइसेस क्या दी जाती थी कि ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ के अगेंस्ट क्वाशिंग के लिए आप चले जाइए। पर अब जो है ये जजमेंट के थ्रू जो है क्वाशिंग इतना ईजी नहीं होगा क्योंकि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्योंकि था इसलिए जो है वो कंप्लेंट मेंटेनेबल होगी। हाँ, आप वेग और नॉन स्पेसिफिक एलिगेशन के खिलाफ जो है क्वाशिंग के लिए जा सकते हो। वेग एलिगेशन है तब आप क्वाशिंग के लिए जा सकते हो, पर अगर वो कभी साथ नहीं रहे वो कोई ग्राउंड नहीं है आपका डोमेस्टिक वायलेंस केस को क्वैश करने का। वेग और नॉन स्पेसिफिक एलिगेशंस पे ही अब आप जा सकते हो। तो यानी एक ग्राउंड और कम हो गया इस जजमेंट के कारण।
अब एक और जजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, लिमिटेशन पे ये जजमेंट है। ये लिमिटेशन पे जजमेंट है। पहले लीगल एडवाइस ये दी जाती थी कि ये 1 साल से ज्यादा हो गया तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है आपका क्वाशिंग के लिए एलिजिबल है। तो वहां पे क्या होता था कि कोर्ट ये कहता था कि कई बार क्वाश कर भी देता था। इंद्रजीत सिंह गरेवाल की ये जजमेंट आई थी, 2010 की जजमेंट है। तो कई 2010 से लेकर 2016 के बीच में कई केसेस क्वैश भी हो गए थे। इवन आफ्टर दैट एक कृष्णा भट्टाचार्य की जजमेंट आई थी, वो 2016 में आई थी। और उसके बाद जो है ये क्वाशिंग केसेस कम हो गए धीरे धीरे, क्योंकि उसमें एक प्रोविजन था कि अगर वाइफ के पास स्त्री धन है तो वो एक कंटिन्यूअस ऑफेंस कहलाता है, तो वो लिमिटेशन के अंडर नहीं आता। अब एक और जजमेंट आई है और 2022 में कमाची वर्सेस लक्ष्मी नारायणन की जजमेंट, उसमें कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया कि सेक्शन 12 जो कंप्लेंट होती है वो डिफरेंट होती है। जो कंप्लेंट आप डालते हो पुलिस के अंदर या एफआईआर करते हो, वो कंप्लेंट अलग होती है, ये कंप्लेंट अलग होती है। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि वाइफ के साथ फाइनेंशियल अब्यूज भी हुआ है, स्त्रीधन भी आपने रखा हुआ है, ये सब एलिगेशंस हैं, तो वो कंटिन्यूअस एक तो ऑफेंस की कैटेगरी में आ ही जाता है, क्योंकि कृष्णा भट्टाचार्य ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया था। उससे पहले जो जजमेंट आई थी इंद्रजीत सिंह गरेवाल, वो एक डिफरेंट फैक्ट्स पे थी। उसमें डाइवोर्स हो गए थे, पति और पत्नी डाइवोर्स हो गए थे, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस केस डाला था। तो वो फैक्ट्स आई डोंट थिंक आपके केसेस में एप्लीकेबल है, क्योंकि डाइवोर्स के बाद 1 साल का पीरियड शायद कोर्ट कंसिडर कर ले अभी भी इंद्रजीत सिंह गरेवाल के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। बट कृष्णा भट्टाचार्य की जजमेंट क्लियर है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो है कंटिन्यूअस कॉज ऑफ एक्शन में आते हैं। इन पे जो है 468 सीआरपीसी यानी लिमिटेशन का जो सीआरपीसी का प्रोविजन है, 1 साल का लिमिटेशन का पीरियड है, वो जो है एप्लीकेबल नहीं होगा इन केसेस में। डोमेस्टिक वायलेंस का जो ये केस की मैं बात कर रहा हूं, और इसमें जो है 3 जजमेंट्स कोर्ट ने कंसीडर की। एक तो इंद्रजीत सिंह गरेवाल, एक जापानी साहू और एक कृष्णा भट्टाचार्य की जजमेंट है। तो यहाँ पे तो ये है कि अगर स्त्री धन जो है वाइफ के साथ है, वाइफ के पास नहीं है, हस्बैंड के पास है, और वाइफ एलेज कर रही है कि मेरा स्त्री धन मांगने पर भी जो है वापस नहीं किया, आज तक उनके पास है, तो ये कंटिन्यूअस कॉज ऑफ एक्शन है। वाइफ कभी भी जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। इस केस में 10 साल बाद कंप्लेंट हुई थी और कोर्ट ने कहा बिल्कुल वैलिड है कंप्लेंट। और ये जो है मैजिस्ट्रेट अब ये बट क्वेश्चन ओपन रहेगा कि वाइफ 10 साल बाद कोर्ट आई है, तो ये क्वेश्चन ओपन रहेगा कि क्या उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस इस पीरियड के दौरान हुआ था या नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन रहेगा। पर ओवरऑल कोर्ट ने यही कहा कि कंप्लेंट जो है पूरी तरह से मेंटेनेबल है। हम इस कंप्लेंट को ऐसे ही बाहर नहीं कर सकते। तो ये जो है पहले जो लीगल एडवाइस दी जाती थी कि 1 साल के अंदर जो है लिमिटेशन पे आप जाइए, कंप्लेंट को हम क्वाश करा लाएंगे, ये अब लीगल एडवाइस नहीं चलेगी। इसके बाद मैं एक बोनस जजमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये 3 तो चलो वाइफ के फेवर में ही है जजमेंट्स, बट एक हस्बैंड के फेवर में जजमेंट आई थी, एक आफिया रशीद की जजमेंट आई थी। ये भी 2022 की जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि जुरिसडिक्शन के ग्राउंड पे वाइफ की कंप्लेंट डिसमिस कर दी थी, क्योंकि वाइफ जो है बॉम्बे गई थी कंप्लेंट फाइल करने, और ये एलेज किया था कि हस्बैंड के सब लोग उसका पीछा करते थे, और वहां पे जो है कंप्लेंट उसने फाइल की। कोर्ट ने कहा सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग ना आपका वहां पे टेम्पररी रेजिडेंस था, ना आपका परमानेंट रेजिडेंस था, ना आप वहां पे काम करते हो, ना ही कोई कॉज ऑफ एक्शन वहां पे हुआ। इसलिए जो है आपकी कंप्लेंट वहां पे मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि आप जो है फ्लाइंग विजिट कर रहे हो, आपकी फ्लाइंग विजिट जो है अलाउड ही नहीं है, वहां पे आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो ये फैक्ट्स पे जो आफिया रशीद की जो है जजमेंट हस्बैंड साइड के फेवर में है, ये जजमेंट आप यूज कर सकते हैं अगर आपका जुरिसडिक्शन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। अब आप बताइए कि आपका जो केस है वो किस पे है। आपका केस थोड़ा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपके केस के फैक्ट्स है, जिसमें जो है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो सारे आर्टिकल्स और जजमेंट्स हैं मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं आपके लिए। ये 3 या 4 आर्टिकल्स हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। चारों आर्टिकल्स को क्लिक करके आप अपना जो है जजमेंट्स वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये है कि इसमें अगर आपको कोई डाउट है, प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।